हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस नॉलेज विद आगाज। आज के इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है, तो क्लास 11th का सिविक्स, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का संबंध क्या होना चाहिए, क्या होता है, ये वीडियो हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। ध्यान रखिएगा, क्लास 11 सिविक्स, ठीक है, जिसका दूसरा चैप्टर हम कर रहे हैं। अर्थशास्त्र द्वारा मनुष्य की समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र क्या करता है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था मार्शल। जिनका क्या नाम था भैया? मार्शल। एक मिनट पेन ले लेते हैं हम। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था मार्शल। इनके शब्दों में कहा जाता है कि भी अर्थशास्त्र जीवन के साधारण कार्य व्यवहार में मनुष्य का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र क्या करता है? जीवन के साधारण कार्य व्यवहार में अध्ययन करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है तथा राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन एक दूसरे से जितने अधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, उतने जीवन के अन्य कोई भी दो पक्ष नहीं है। कहने का मतलब आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन ये मनुष्य के दो ऐसे पहलू हैं जो घनिष्ठता के साथ संबंध रखते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? मार्शल कह रहे हैं। व्यक्ति की नागरिक गतिविधियां, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति की नागरिक गतिविधियां उसकी आर्थिक गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। यानी कि जो कुछ भी मानव करता है, अर्थात एक होता है, अब हम एक तरफ बना दें, एक है गरीब आदमी और एक है अमीर आदमी, या फिर जो हम कर लें मिडिल, है ना। तीन तरीके के जो है इंसान होते हैं। एक होता है सबसे गरीब, एक होता है उससे थोड़ा सा अमीर यानी कि मध्यम, एक होता है अमीर यानी बड़ा आदमी या उच्च कुल आदमी। तो अब आप देखेंगे, यानी कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ये गरीब है, ये मध्यम है, ये उच्च है। तो अब इन तीनों की लाइफ को आप जब देखेंगे तो इनके तीनों की लाइफ में, यानी कि सामाजिक जीवन जो होगा वो प्रभावित होगा। किससे प्रभावित होगा? इनके आर्थिक पहलू से। यहाँ पर यही बात हो रही है ना कि जो नागरिक का जीवन होता है, गतिविधि होती है। नागरिक की गतिविधि का मतलब क्या है? सामाजिक जीवन, है ना, उसकी रोजमर्रा का जीवन। तो एक गरीब रोजमर्रा का जीवन, एक मध्यम के रोजमर्रा का जीवन और एक अमीर आदमी के रोजमर्रा के जीवन में आप असमानताएं सुनिश्चित करते हुए देख पाएंगे। कैसे? अब अगर ये 50 रुपया कमा रहा है या 100 रुपया कमा रहा है या 500 रुपये कमा रहा है, वहीं पर ये क्या कर रहा है? 100 रुपये कमा रहा है, ये 50 रुपये कमा रहा है। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। इसकी आमदनी भैया 500 रुपया है, इसकी 100 रुपया है, इसकी 50 रुपये है। तो आप देखेंगे कि इसके अर्थव्यवस्था, अब इसका मतलब हो गया, ये पैसे की बात जैसे ही आई, अर्थ का बात जैसे ही आया, तो वहाँ पे अर्थशास्त्र एंट्री हो गया। अब ये 50 रुपये के हिसाब से अपनी लाइफ को जिएगा, ये 100 रुपये की लाइफ के हिसाब से अपना जीवन जिएगा और ये 500 रुपये के हिसाब से अपनी लाइफ को जिएगा। इसके चाहे खान पान की हो बात, शिक्षा का हो, कौशल की बात हो, ना, पहनावे की बात हो, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, यानी कि समस्त क्रियाकलाप जो भी एक नागरिक के लिए होती हैं, उन सब में आप इस 50 रुपये की अहमियत को आप देख पाएंगे कि हाँ, यह इसी के हिसाब से काम कर रहा है। सस्ते कपड़े, सस्ती जो है कौशल, शिक्षा, यानी कोई प्राइमरी स्कूल में जाना, ये सारी चीज़ें होंगी। और वहीं पर आप देखेंगे ये मिडिल क्लास वाला जो होगा वो इसके हिसाब से काम करेगा। वहीं पर 500 वाला जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, है ना, ब्रांडेड कपड़े पहनेगा। इस तरीके का जो है आप देख पाएंगे कि भाई अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थशास्त्र के हिसाब से आदमी की सामाजिक गतिविधियाँ सुनिश्चित होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी। जहां अर्थव्यवस्था का स्वरूप नागरिक राज्य संबंधों को प्रभावित करता है। किसका? अर्थव्यवस्था का स्वरूप किसको प्रभावित करता है? नागरिक राज्य संबंधों को प्रभावित करता है। वहीं राज्य का स्वरूप नागरिक की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। यानी कि राज्य जैसा होगा, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, राज्य का स्वरूप क्या करेगा? उसकी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करेगा स्वाभाविक रूप से। यानी कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि एक तरफ राज्य हो जाएगा, दूसरी तरफ व्यक्ति या नागरिक हो जाएगा। ठीक है, इनका जो स्वरूप होगा ये इसको प्रभावित करेगा और व्यक्ति का जो स्वरूप होगा ये इसको प्रभावित करेगा। अब बात हम कर लें, अगर एक ये 500 वाला है या 100 रुपये वाला या 50 रुपये वाला, अगर ये 500 रुपये की आमदनी या 100 रुपये आमदनी या 50 रुपये आमदनी है, तो क्या आज के समय में यह जीडीपी में भाग नहीं लेगा? भारत की जीडीपी के संदर्भ में इसका उल्लेख नहीं किया जाएगा? किया जाएगा, बिल्कुल बात है।
वही चीज़ है। अब अगर सरकार इनको कुछ छूट दे दे, इनको अगर हम व्यापार करने के लिए थोड़ी सी सहूलियत दे दें, तो वह भी इनके लिए जो है सही हो जाएगा या उचित हो जाएगा, इनकी आमदनी को लेकर, इनकी जो है प्रति व्यक्ति आय को लेकर। तो कहने का मतलब वही है कि राज्य व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी और व्यक्ति राज्य के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और यह संबंध इन रूपों में हम समझ भी सकते हैं। तो नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र ये कैसे एक हैं, ये आपको कुछ न कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं हेडिंग वाइज। तो नागरिक शास्त्र की अर्थशास्त्र पर निर्भरता के रूप में, यानी कि नागरिक शास्त्र जो है अर्थशास्त्र के ऊपर निर्भर है। तो ये कैसे निर्भर है, आइए इस चीज़ को हम प्रमाणित करते हैं। तो नागरिक शास्त्र का आप देखेंगे उद्देश्य जो होता है आदर्श नागरिकों का निर्माण करना होता है, और इस प्रकार आदर्श नागरिकों का निर्माण साधारण रूप से आर्थिक संपन्नता की स्थिति में ही किया जा सकता है। किसी भी चीज़ के मूल में आप देखेंगे तो अर्थ निहित होता है, अर्थात पैसा निहित होता है। यदि व्यक्ति बहुत निर्धन और पेट भरने को अन्न तथा तन ढकने को वस्त्र भी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकेंगे। संस्कृत भाषा में कहावत है, बुभुक्षिता किम न करोति पापम, अर्थात भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। पंडित नेहरू कहा करते थे, भूखे व्यक्ति के लिए वोट का कोई मूल्य नहीं होता। यदि व्यक्ति के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी ना हो, तो उससे यह आशा करना भी व्यर्थ है कि एक अच्छा नागरिक बन सकेगा। अतः आदर्श नागरिकों का निर्माण करने के लिए अर्थशास्त्र के उन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिनके द्वारा एक मनुष्य और देश अपनी आर्थिक उन्नति कर सकता है। वस्तुतः आदर्श नागरिक जीवन इस बात पर भी निर्भर करता है कि राज्य में गंभीर आर्थिक विषमताएं न हों, राज्य के पास पर्याप्त आर्थिक साधन भी हों। निश्चित रूप से ये सारी बातें अर्थशास्त्र से संबंधित रखती हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के आधार के रूप में भी कार्य करता है। कहने का मतलब अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र का आधार होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र का कैसे सहायक। अभी आपने देखा अर्थशास्त्र नागरिक शास्त्र का कैसे सहायक है, यानी कि जैसे पैसा वैसा नागरिक। अब हम बात कर लेते हैं जैसे नागरिक वैसे पैसे की बात कर लेते हैं ना। तो नागरिक शास्त्र भी अर्थशास्त्र को सहायता प्रदान करता है। आज आर्थिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्तियों द्वारा उचित अनुचित सभी प्रकार के साधनों अर्थ की प्राप्ति ही एकमात्र लक्ष्य बन गया है। यह समस्या नागरिक शास्त्र की सहायता से ही की जा सकती है। यदि एक देश के व्यक्ति नागरिक शास्त्र के नियमों के अनुसार आचरण करे तो उनके धन प्राप्ति के लिए अनैतिक साधनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और ऐसी स्थिति में देश का आर्थिक जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई हम नागरिक को जैसे मूल्य देंगे, जैसी परंपराएं देंगे, जैसी नैतिकता देंगे, उसी के हिसाब से वह व्यवहार करेंगे। सीधी सीधी बात है, आज आप देखेंगे लोग व्यापार के लिए, लाभ के लिए, मुनाफे के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तत्पर हैं, यानी कि लाभ हो, लाभ ही लाभ हो, या एकमात्र साधन बन चुका है आज के व्यापार का, या आज भी किसी भी चीज़ का, है ना, मूल उद्देश्य बन चुका है। तो ऐसी चीज़ें आई क्यों, हुआ क्यों? इसका मतलब सीधी सीधी बात है भाई, नागरिक शास्त्र का पतन हो रहा है। नागरिक शास्त्र का पतन हो रहा है का मतलब ये है कि इसके मूल्यों का पतन हो रहा है, यानी कि हम ऐसे मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, अर्थात राज्य ऐसी कोई नियम कायदे कानून नहीं बना पा रहा है, ऐसी परंपरा को नहीं डेवलप कर पा रहा है कि यहाँ के नागरिक एक आदर्श नागरिक बन सके। जब एक आदर्श नागरिक बनेंगे तो देश एक आदर्श नागरिक का जो है स्थल होगा। अब जब एक देश आदर्श बनेगा तो वहाँ की चीज़ें भी आदर्श ही होंगी, अब चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, अब यह कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा हो, है ना, सांस्कृतिक कोई पहलू हो, सब में आदर्शवादी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये बात होती है नागरिक शास्त्र की कि भाई नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र के लिए ये कैसे उपयोगी है। जैसे नागरिक होंगे वैसे अपने पैसे का व्यय करेंगे या फिर उसका संरक्षण करेंगे या उसका उपयोग करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इन दोनों का समान उद्देश्य कैसे है, इस संदर्भ में ये कैसे एक दूसरे के घनिष्ठ होते हैं, कैसे एक दूसरे से संबंधित रखते हैं। नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों विषयों में उद्देश्य की समानता भी है। कैसे? दोनों ही विषयों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव कल्याण है। कैसे मानव कल्याण है? पैसा यानी कि अर्थशास्त्र, है ना, पी फॉर पैसा, और
जो इधर हम बात कर लेते हैं सिविक्स, यानी कि सी फॉर सिविक्स। तो पैसे के जरिए भी मानव के आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, ये सभी जीवन क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अब इसी जीवन की वजह से सभी जब पहलू प्रभावित हो रहे हैं तो इसका कहने का मतलब ये है सीधा सीधा इन सभी पहलुओं में मानव का कल्याण हो। वहीं पर सिविक्स भी ये बताता है कि भाई हम अच्छे मूल्य देकर एक व्यक्ति को नागरिक बनाएं, अर्थात एक आदर्श नागरिक डेवलप कर पाएं। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि चाहे अर्थशास्त्र हो या नागरिक शास्त्र हो, दोनों चीज़ों का जो मंतव्य है, जो उद्देश्य है, वह एक ही है। अर्थात हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी देख सकते हैं या लाइन बाय लाइन भी देख सकते हैं कि एक लक्ष्य नागरिक कल्याण है और दूसरे का आर्थिक कल्याण है। कहने का मतलब वही बात है कि जो पैसा है यानी कि जो अर्थशास्त्र है उसका लक्ष्य क्या है, आर्थिक कल्याण है, यानी कि उसके जीवन में अर्थशास्त्र से क्या हो, अर्थव्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, उसका आर्थिक जीवन सुदृढ़ किया जा सके। वहीं पर सिविक्स का क्या रोल है कि भाई नागरिक को क्या किया जाए, एक आदर्श बनाया जाए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से वास्तव में ये दोनों शास्त्र एक दूसरे क्या है, पूरक हैं। और चार्ल्स बेयर के शब्दों में अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र के बिना नागरिक शास्त्र अवास्तविक एवं सारहीन ढांचा ही मात्र है। वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य और योजनाबद्ध विकास की जो धारणाएं विकसित हुई हैं उनसे नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में नवीन और दोनों के लिए ही लाभकारी संबंध स्थापित हो गए हैं। प्रोफेसर मिहिर कुमार सेन के शब्दों में अगर हम देखें तो भाई अर्थशास्त्र कला के रूप में नागरिक शास्त्र पर और नागरिक शास्त्र कला के रूप में अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। ये दोनों शास्त्र एक दूसरे के पूरक और सहायक भी हैं। तो आपने यहाँ पर इस स्लाइड में देखा कि नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र कैसे एक ही हैं, दोनों का गोल, दोनों का मंतव्य और उद्देश्य एक ही है। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। इतनी समानताएं होने के बाद हम अंतर को भी देख लेते हैं। नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी इन दोनों विषयों में कुछ अंतर भी होते हैं। जैसे कि पहले की अगर हम बात करें तो भाई अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन क्या है, विषय संपत्ति है। इसका पैसा से संबंधित होता है कि भाई पैसा ही अर्थशास्त्र है, एक अगर लैंग्वेज में साधारण बात हम बताएं तो। जबकि नागरिक शास्त्र का अध्ययन विषय नागरिकता है। कहने का मतलब एक वस्तुपरक है और एक आत्मपरक है, यानी कि एक जो है व्यक्ति से संबंधित है, दूसरा क्या है, किसी वस्तु से संबंधित। अब किसी वस्तु का मतलब पैसा, संपत्ति है ना। केवल आर्थिक जीवन से ही संबंधित होने के कारण अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है, जबकि नागरिक शास्त्र अधिक व्यापक है और आंशिक रूप से जीवन के सभी पहलुओं से संबंध रखता है। दूसरा क्या है, पहले तो ये बात हो गई। दूसरा क्या है या दूसरी बात क्या है भाई, अर्थशास्त्र की अनेक बातों जैसे कि विनिमय दर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नियम और बजट इत्यादि नागरिक शास्त्र का कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार नागरिक शास्त्र की अनेक बातों से अर्थशास्त्र का कोई संबंध नहीं होता है। तो आप इसके आधार पर भी यह सिद्ध कर सकते हैं कि भाई नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों एक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। तो अभी इसके बाद एक और पार्ट आने वाला है, यानी कि सिविक्स को लेकर, है ना, जो एक चैप्टर बचा हुआ है। इस चैप्टर के जो है अंत में या लास्ट में हम कह लें, जैसे कि इस स्लाइड में आप देखना, आपने देखा कि भाई नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र है ना। इसके अगले चैप्टर में या इसके मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नागरिक शास्त्र और समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र और नीति शास्त्र। ये दो जो है चीज़ें अभी बची हुई हैं, दो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, ये लास्ट होगा। यानी कि इसको हमने क्या किया है, 3 पार्ट में बांटा है। इसके जो अन्य 2 पार्ट हैं वह आप आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में लिंक या प्ले लिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें ना समझ में आई उसके आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर बातें समझ में आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमको मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है तो भाई हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।